बाद आज हम ऑनलाइन आए हैं। आज ऑनलाइन आने का एक दो अनाउंसमेंट करने के लिए मतलब हम ऑनलाइन आए हैं। जैसे समझिएगा आप कि दो बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं नया, 12th और आर्ट्स एंड साइंस। कहने का मतलब है 12th आर्ट्स का बैच और 12th साइंस का बैच। देखिए समझिए बातों को कि 12th जो आर्ट्स का बैच है, 12th आर्ट्स, तो ये जो बैच है ये 9 बजे से सुबह में शुरू होगा, सुबह 9 बजे से शुरू होगा। और ये जो 12th साइंस है, 12th जो ये साइंस है ये शुरू होगा 3 बजे शाम में, 3:15 से ये शुरू होगा। और ये स्टार्ट हो रहे हैं 20 दिसंबर। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 20 दिसंबर। तो समझिएगा बातों को ध्यान से कि दो बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए दो बैचेस है। एक 12th आर्ट्स बैच जो सुबह से चलेगी और 12th साइंस का बैच है जो शाम से चलेगी, और ये 20 दिसंबर से शुरू हो रही है। साइंस में क्या है ना, साइंस में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को साइंस जल्दी समझ में नहीं आता और वैसे टीचर नहीं मिल पाते हैं जो साइंस को बेहतरीन ढंग से उनको समझा पाए। तो साइंस हम एक पोर्शन साइंस का कवर करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मैं खुद कवर करूंगा, और दो जो उसका मेन जो सब्जेक्ट बच गया जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक नया टीचर आएंगे आप लोगों के बीच में और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को क्लियर करेंगे। इंग्लिश के लिए एक अलग टीचर है रविकांत सर, वो आपका इंग्लिश जो है कि कवर कर देंगे। साइंस के लिए एक टीचर आएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, और टेंशन मत लीजिए वो ऐसे टीचर है जिनका खुद का जो इंटर है वो साइंस से हुआ है और खुद का जो ग्रेजुएशन है वो भी साइंस से हुआ है, मतलब वो फिजिक्स से ऑनर्स किए हुए हैं, है ना। ग्रेजुएशन में उनका फिजिक्स ऑनर्स 70% के आसपास में नंबर है। तो ऐसे ऐसे टीचर लेके आ रहे हैं जो बेहतरीन है और युवा है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर शासन युवाओं को हाथ में सौंप दी जाए तो क्रांति बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ क्रांति जो है वो गाँव में लाना है एजुकेशन के क्षेत्र में, और खासकर गाँव में एजुकेशन के क्षेत्र में। और साइंस का जो फीस रहेगा वो बहुत ही सस्ता, एकदम चीप जो है कि फीस का जो है चीप बहुत ही फीस रहेगा, और उसका नाम है मात्र 450 रुपये। कहने का मतलब है कि साइंस का जो फीस है वो ओनली, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, 450 रुपये पर मंथ, और जो आर्ट्स का है ओनली 400 रुपये पर मंथ। अब ऐसा नहीं है कि देखिएगा बहुत सारे मास्टर जो होते हैं साइंस पढ़ाने में एकदम से बोलते हैं कि फिजिक्स का जो है इतना हजार, केमिस्ट्री का इतना हजार, बायोलॉजी का इतना हजार, तब जाकर के आपको वो हजार में डील करते हैं कि इतना 1000 रुपये चाहिए, और आप मंथली जोड़ेंगे तो आपको 1200 से 1500 रुपये पड़ जाते हैं। और पढ़ाई वही कि आइए बोर्ड पर आपको हम छाप देते हैं, इसको उतार लीजिए घर चल जाइए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, पढ़ाई में देखिए साइंस हार्ड बस इसलिए हो जाता है क्योंकि साइंस कोई भारत का नहीं है। बात समझिए यहाँ पे, साइंस जो विषय है वो भारत में बहुत ही कम योगदान है। आप समझिएगा तो भारत में साइंस का वो योगदान ही नहीं है ना। बहुत आपने कभी भारत के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, एक आध दो को छोड़ के आपको भारत के वैज्ञानिक नहीं मिलेंगे जो साइंस में ज़्यादा योगदान दिए हैं। साइंस में जो योगदान दिए हैं वो जितने भी वैज्ञानिक है वो सारे जो है कि विदेशी है। आपने सुना होगा अमेरिका का वैज्ञानिक, ब्रिटेन का वैज्ञानिक, है ना, अधिकतर जो है यूरोप से आते हैं। इसलिए जब उसका नाम रखा जाता है ना तो वो नमुआ रख देता है ससुरा इंग्लिश में, और जब इंग्लिश में रख देता है तो इतना उटपटांग नाम रख देता है कि आदमी को बोलने में ना बनता है। और साइंस का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उसका नाम बहुत दिक्कत होती है। बाकी साइंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नाम को तो हम नहीं चेंज कर सकते। पता चला कि कोशिका में किसी का नाम है सेंट्रोसोम, तो क्या उसका सेंट्रोसोम का नाम हम रमेश नहीं ना रख सकते हैं जी, उसका नाम हमें सेंट्रोसोम ही रखना होगा। हाँ, लेकिन उस सेंट्रोसोम को इतना बेहतरीन तरीका से हम पढ़ेंगे कि ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है कि नहीं। तो साइंस का मात्र आपका फीस है 450 रुपये, बस 450 रुपये। आर्ट्स का फीस है 400 रुपये, जो सबसे चीप है आज तक के इतिहास में। हमको लगता है गांव में शायद 450 का कोई मतलब अभी तो नहीं पढ़ा रहा होगा कोई इतना चीप, यानी कि इतना सस्ता। और ऐसा नहीं कि जो है कि सस्ता है तो पढ़ाई भी सस्ते टाइप के मिलेंगे, नहीं। इसी 450 में आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे। एक खुद मैं बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, एक और टीचर आएंगे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लियर करेंगे, और एक टीचर आएंगे जो आपको इंग्लिश क्लियर करेंगे। तो बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। उसी का डेमो क्लास आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, छोटा सा। आज यहाँ पे एक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे और समझेंगे कि क्या केमिस्ट्री आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ताकि हम लोग देखेंगे कि क्या सच में साइंस हार्ड है या इजी है। अगर आपको इजी लगा तो समझिए सारा साइंस आपको क्या होगा, धीरे धीरे इजी होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ गए यहाँ पे साइंस जो है वो 450 और आर्ट्स जो है 400। डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर। जिनको भी एडमिशन करवाना होगा वो हमसे आकर के मिल लेंगे यहीं पे बरियारपुर बाजार
पे आके आप मिल लेंगे वो, ठीक है ना, मेरे कोचिंग के सामने हमसे मिलेंगे, वो एडमिशन करवा लेंगे और अपना जो है कि 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे साइंस। तो अभी हम लोग साइंस के कुछ पोर्शन को देखते हैं, जैसे जैसे केमिस्ट्री, क्या देखते हैं हम लोग, केमिस्ट्री देखते हैं। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है बाबू रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र भी आप इसे बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये साइंस का एक पोर्शन है। साइंस के 3 पोर्शन सभी को पता होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कहने का मतलब है कि उसी का एक है ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब इसको समझिए, देखिए रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग रसायन विज्ञान की कुछ बातों को जानते हैं कि रसायन विज्ञान आखिर आया कहाँ से है, ठीक है। तो बात समझिए, रसायन विज्ञान जो है वो एक देश से आया जिस देश का नाम है मिस्र। शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये देश जो है अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप पे ये देश है, उसका नाम है मिस्र। क्या नाम है इसका बाबू, मिस्र। ध्यान से समझिएगा, इस देश का नाम है मिस्र। इस देश का क्या नाम है, मिस्र नाम है। इस देश का क्या नाम है, मिस्र। मिस्र से जो आया है वो आपको केमिस्ट्री आया है, मिस्र की मिट्टी से। कहाँ से आया है, मिस्र की मिट्टी से। समझिएगा बात को ध्यान से, मिस्र की मिट्टी से जन्म हुआ है रसायन विज्ञान का। इसका जन्म हुआ है रसायन विज्ञान का। तो क्वेश्चन पूछा है क्या रसायन विज्ञान का जो है जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोल सकते हैं मिस्र में हुआ। कहाँ पे, मिस्र में। मिस्र की मिट्टी से ही रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई और आगे आगे। अब याद कीजिए, इसका कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो इसको मतलब बताया होगा रसायन शास्त्र के बारे में, तो उस व्यक्ति का नाम यानी कि रसायन शास्त्र के बाबूजी कह सकते हैं आप। जनक कहता है रसायन शास्त्र के जनक या फिर बाबूजी, जो भी कहना कहिए। तो रसायन शास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है लेवेसियर। क्या नाम है, आपने नाम सुना होगा, लेवेसियर नाम है उनका। तो रसायन शास्त्र के जनक है, इनका नाम है लेवेसियर। रसायन शास्त्र के जनक या फिर बाबूजी कह सकते हैं इसको। तो ये लेवेसियर है रसायन शास्त्र के जनक। लेकिन एक ध्यान से समझिएगा कि ये तो जनक पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, पूरे विश्व में ये जनक है ना, लेवेसियर। लेकिन क्या भारतीय भी कोई जनक है, तो बिल्कुल। भारत के एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक है जिनका नाम था पीसी रॉय। क्या नाम था, पीसी रॉय। पीसी रॉय ये जो थे वो भारतीय जनक थे। कहने का मतलब है कि रसायन शास्त्र के भारतीय बाबूजी है ना, बाबूजी मतलब बाप, इसका जनक। तो रसायन शास्त्र के जो भारतीय जनक है वो पीसी रॉय। याद रखिएगा इस चीज़ों को, भारतीय जनक कौन है, पीसी रॉय। और जो वर्ल्ड लेवल पे जनक है, मतलब दुनिया में जो जनक है, उनका नाम है लेवेसियर। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में। आइए अब हम लोग चीज़ों को देखते हैं और बहुत ध्यान से रसायन शास्त्र के बारे में स्टार्ट करें। तो आइए, तो जैसे हम लोग को देखा था रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति किस देश से हुई, मिस्र से। जनक कौन है, लेवेसियर। भारतीय जनक कौन है, पीसी रॉय। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो सबसे पहला टॉपिक आता है रसायन शास्त्र में उसका नाम होता है पदार्थ। बहुत बार नाम सुना होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं, मैटर, पदार्थ है ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं पदार्थ को, मैटर कहते हैं पदार्थ को। मैटर कहते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मैटर और हिंदी में कहते हैं पदार्थ। आपने बहुत सुना होगा ये पदार्थ, वो पदार्थ, ऐसा पदार्थ, वैसा पदार्थ। साइंस में आप जाएंगे तो केमिस्ट्री में पदार्थ नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, मैटर। तो पहला ही कॉन्सेप्ट आता है कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो समझिए बात को ध्यान से, पदार्थ होता क्या है ना। आज एक ही क्लास में आपको पूरी केमिस्ट्री के बारे में हम बता देंगे, मात्र एक क्लास और पूरा केमिस्ट्री। समझिए ध्यान से, पदार्थ कैसा हो सकता है, समझिए। पदार्थ का मतलब होता है वैसा चीज जिसके पास खुद का द्रव्यमान हो। अब लड़का पकड़ा जाता है कि द्रव्यमान माने का, तो देखिए द्रव्यमान माने कुछ नहीं, द्रव्यमान माने भार। भार जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर के पास क्या खुद का अपना कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका कोई ना कोई भार होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इसका भार होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल इसका भार होगा। तो उसे कहते हैं द्रव्यमान, तो जिसका खुद का द्रव्यमान हो। दूसरा, अब इसका द्रव्यमान है तो क्या ये स्थान छेकेगा कि नहीं छेकेगा, बिल्कुल। अगर इसको हम यहाँ रख देंगे तो इतना दूर छेक लिया है ना। आप किसी टेबल पर, कुर्सी पर, जहाँ भी इसको रखेंगे वहाँ वो कुछ न कुछ स्थान जो है वो छेक लेगा। तो आपने 2 चीज़ समझा, पहला उसका खुद का भार हो यानी कि खुद का द्रव्यमान हो। दूसरा स्थान घेरे, दूसरा क्या बाबू, स्थान घेरे। तीसरा उसका घनत्व हो, क्या हो, घनत्व। इसमें कुछ न कुछ इसका घनत्व होगा। घनत्व का मतलब होता है ये कितना घना है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे ये समझिए, जैसे मान लिया जाए कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर में भी ज़्यादा घनत्व तो नहीं होगा, लेकिन इस मार्कर को इतना पीटे, इतना थूरे, इतना पीट पीट के इस मार्कर को इतनी जगह बना दिए
तो एक बात बताइए, यही मार्कर इतना बड़ा था और यही मार्कर इतना छोटा हो गया, तो घनत्व तो इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा? डेफिनेटली ये बात है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। घनत्व का मतलब कितना अंदर तक भरा हुआ है, कितना घना हुआ, बात समझ में आ रही है ना? उसे बोलते हैं घनत्व, कितना भरा हुआ, तो उसका घनत्व भी होगा। तो 2-3 बातें हम लोग समझ में आए, है ना। जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, तो बोलेंगे पदार्थ किसे कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है बाबू? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, और जिसका खुद का द्रव्यमान हो, जिसका खुद का द्रव्यमान यानी कि भार और घनत्व हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहेंगे पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थ। तो कितना सिंपल था पदार्थ कहते हैं, तो बहुत सिंपल था पदार्थ। और इसी पदार्थ का डिफिनेशन न जाने बच्चा रट रहा है। बैला रटने का जरूरत है? कोई रटने का जरूरत नहीं है कि नहीं? रटने की जरूरत एकदम नहीं है। सिंपल सा देखिए कि कोई वस्तु है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, तो भाई देखेंगे दुनिया में जितना वस्तु है सबका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही, सबका कोई ना कोई भार होगा ही। क्या वो जगह छेक रहा है? बिल्कुल जगह छेक रहा है। क्या उसका घनत्व है? बिल्कुल उसका घनत्व है। तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो कितना सिंपल था। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसका अपना द्रव्यमान हो, है ना। द्रव्यमान माने भार, जो स्थान घेरता हो, जिसका घनत्व हो, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब समझिए, इस पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। इस पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं बाबू? 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक भाग जो इसका होगा बाबू, वो होगा भौतिकी के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक आधार पर। और एक बांट सकते हैं इसे रसायन के आधार पर। तो बात समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। एक बार दिए इसको हम लोग भौतिक के आधार पर, एक बार दिए रसायन के आधार। देखिए, अगर वर्ड में कुछ मिस्टेक है तो इसमें कि मास्टर गड़बड़ है, मास्टर वर्ड गलत लिख रहा है, वो थोड़ा सा मेरा हिंदी गड़बड़ा जाता है ना। हाँ, बचपन से थोड़ा सा मेरा हिंदी, देखिए बिहार में अधिकतर यही होता है। शुरू से आदमी सरकारी स्कूल में ढकला जाता है, उसको सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाता उड़ाता है नहीं, आता है मैडम ऊन बीन के चल जाती थी। हम लोग के स्कूल में ऐसे ही होता था, मैडम आती थी, ऐसे बैठेगी, एगो ले लेती थी, वो ऐसे देखे ना, देखे जी, ऐसा 2 लकड़ी टाइप का रहता था जी, ऐसे सिवलार है ना, और हाथ में ऊन ले रहती थी, बैठ के ऐसे बिनती रहती थी। हम लोग पूछते थे मैडम जी कुछ बताइए था, बिन रहे ऊन, अभी बिनने दो पहले, है ना। और जब ऊन बिन लेते थे, पूरा स्वेटर उटर बिना जाता था, तो हम लोग कहते थे कि अब मैडम जी का स्वेटर बिना गया, मैडम जी पढ़ाएंगी। लेकिन दोबारा मैडम जी फिर आती थी, फिर ऊन ले अब मैडम जी स्वेटर तो बिन लिए थे, वो था मेरे पति के लिए, ये है बेटा के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर स्वेटर बिनना शुरू होता था। इसलिए हम लोग पर उतना ठीक से बचपन में कि नहीं पाया, और शुरुआती पढ़ाई जो होगी चौपट हो गई। तो धीरे धीरे, है ना, अभी भी वर्तमान में बच्चों का यही हाल हो रहा है। जो चीज़ फ्री में मिलता है ना, उसका कदर नहीं होता है, ये बात सच्चाई है। जैसे सरकारी स्कूल में आज एजुकेशन फ्री मिल रही है, तो क्या हाल हो गया सरकारी स्कूल का, नहीं देख रहे हैं जी, है कि नहीं? बहुत हाल जो है वो चौपट करके रख दिया गया है ना। देखिए, इसमें दिक्कत जो है कि वहाँ पे जो है ना कि थोड़ी सी फैमिली की भी होती है कि अगर आप सरकारी, जैसे आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो आप उसका होमवर्क चेक करते हैं कि भाई क्या पढ़ के आया ट्यूशन में, दिखाओ जरा। इसी प्रकार आप ये भी चेक कीजिए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आया तो क्या, उन माँ बाप को ही पता है कि कुछ पढ़ाई हुआ तो हुआ होगा, ध्यान नहीं, खिचड़ी खाने जाता है बच्चा, है ना, तो खिचड़ी खाने नहीं भेजिए उसको, पढ़ने भेजिए, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये ऊन बिनने वाला है, इसको छोड़िए वहाँ पे। तो भौतिक आधार पर, रसायन आधार पर, तो पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। तो नाम बताइएगा, एक भौतिक आधार और एक रसायन आधार पर बांट सकते हैं। समझिएगा चीज़ों को, ये भौतिक आधार पर समझिएगा। इस भौतिक आधार को कई टुकड़ा किया गया, ये देखिएगा, इसमें कई टुकड़ा किया गया इसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके कई टुकड़े किए गए। इस भौतिक आधार की अगर हम बात करेंगे तो इसी में निकलता है एक, जिसका आपने नाम सुना होगा ठोस। सुने कि नहीं सुने बाबू? इसी में एक निकलता है जिसका नाम है द्रव्य। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एक और नाम आता है गैस। तो याद कीजिए, बचपन से मास्टर पढ़ा रहा होगा ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, लेकिन बताया नहीं किसका भाग है, इसी का भाग है। पदार्थ के भौतिक आधार पर बांटेंगे तो ठोस, द्रव, गैस। और एक और हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, समझिएगा, प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, है ना। और एक और है बोस आइंस्टाइन, इसको समझाएंगे लास्ट में, बोस आइंस्टाइन, है ना, बताएंगे क्या है बोस आइंस्टाइन। अब आएंगे रसायन के आधार पर, इसके भी कई भाग हो गए बाबू। रसायन के आधार पर बात करेंगे तो इसको भी कई भाग होंगे। एक होंगे बाबू, ध्यान सुनेगा,
तत्व, क्या होगा तत्व। दूसरा इसका होगा यौगिक, क्या होगा यौगिक। और तीसरा क्या होगा इसका, समझिएगा ध्यान से, तीसरा इसका होता है बाबू मिश्रण। क्या होता है मिश्रण, क्या होता है मिश्रण, क्या होता है मिश्रण। तो आपने देखा कि भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटे इसको, हालांकि इसका एक और भाग है 5 भाग, 5वां भाग आपको उतना काम का नहीं है। ये 4 भाग समझिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। जब हम रसायन के आधार पर बांटे तो 3 भाग, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब आप कहिएगा कि आखिर ये चीज क्या है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आखिर ये है क्या। तो ठोस आपको नाम से स्पष्ट है, जो कठोर होता है, ठोस, बात समझ में आएगी। लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान कहता है कि बाबू देखो तुम अपना देहाती भाषा मेरे सामने मत बोलो, है ना। विज्ञान कहता है तुम एकदम शानदार भाषा का इस्तेमाल करो, एकदम शानदार डिफिनेशन लिखो ताकि हम पूरा खुश हो जाए, है ना। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ठोस माने जो हार्ड होता है, मजबूत होता है, वो ठोस होता है, तब मार के भगा देगा, भगा ऐसे चोटा, कोई कुछ नहीं आता तुमको पढ़ने तढ़ने। लेकिन हम क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विज्ञान चाहता है कि मेरा भाषा एकदम शुद्ध बढ़िया बढ़िया निकले यहाँ पे, है ना। इसे देखिएगा विज्ञान का जो डिफिनेशन लिखाता है बड़ा खतरनाक लिखाता है, और लड़का को यही याद नहीं होता, क्योंकि वो रटने बैठ जाता है और रट मार रहा, ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान वाला उसको पत्थर लिया के दे दिए, बोले कि बाबू ये क्या है, तो कहेगा ठोस है, बताओ जरा कैसे ठोस है, तो ना बता पाएगा कैसे ठोस है, मजबूत है ऐसे ठोस है। ऐसा नहीं, जो चीज़ आप पढ़िए उसको आप जो है कि अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, जो इंप्लीमेंट करने वाला चीज़ें है कि नहीं, तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे ठोस, द्रव, गैस, तो उसको सच में जाके घर देखा कीजिए कि सही में ये ठोस का डिफिनेशन पे उतर पाता है कि नहीं उतर पाता है, क्या ये सही में द्रव का डिफिनेशन पे उतर पाता है कि नहीं उतर पाता है। पानी ले लीजिए और जब हम बताएंगे वो करके देखिए कि क्या सच में ये द्रव है, तो उसमें दिखाएगा हाँ बाबू ये तो द्रव है। तो बात समझ में आ रहा है, तो स्टार्ट करें। तो चलिए देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझिए, जैसे ठोस पे बात करते हैं, ठोस पे बात करते हैं। आज तो क्लास तुम लोग का ऑफ है ना, आज क्लास ऑफ है तुम लोग का, मंडे को क्लास बंद रहता है ना, तो आज सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, तो मंडे को बंद है, तुम लोग कल से आना, ठीक है, कल से, हाँ कल से आना, ठीक है। नवीन को भी बोल देना कि अपना कल से वो आ जाए वो सब। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चीज़ों को ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बाबू, जो ये है कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, है ना। तो चलिए देखिए ठोस क्या, समझिए ध्यान से, ठोस में समझिएगा। यहाँ पे ठोस में 2-3 चीज़ें कही गई है। देखिए कहा गया कि देखो बबुआ, जिसका खुद का आकार होता है, क्या होता है आकार। दूसरा कहा, जो समझिएगा ध्यान से, जिसका खुद का आयतन होता है, जिसका खुद का आयतन होता है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जिसका खुद का आकार होता है, खुद का आयतन होता है, उसे ही ठोस कहते हैं। अब आप देखिए, आप कह रहे थे कि भाई मजबूत होता है, साइंस काट दिया आपको कि नहीं काट दिया, लेकिन साइंसवा घुमा फिरा के बतवा वही कह रहा है ना। बतवा क्या कर रहा है भाई, आकार का मतलब इसका साइज। देखिए मार्कर है, ले लीजिए इसी को, इसका साइज कह रहा है। क्या इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ इसका साइज होगा, चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, आधा मीटर हो, भाई कुछ ना कुछ तो साइज है ना इसका। तो पहला बात कि ये कोई के लिए पास हो गया, इसका साइज है, तो पहला चीज पास कर लिया कि ये ठोस है। दूसरा चीज देखिए, क्या इसका खुद का आयतन है, तो अगर हम इसको यहाँ रख देंगे तो क्या ये टेढ़ हो गया, नहीं सीधे है। अगर इसको रख दिए तो क्या चू के नीचे आ गया, ऐसे नहीं, तो मतलब कि अभी ना गिर गया जी, इसको हम वैसे मान लेंगे, ऐसे हाथ पे रख दिए, लीजिए तो हाथ पर रख दिए इसको हम, तो क्या ये डगड़ क्यों ना चल गया, नहीं गया। क्या इसका साइज बढ़ गया, नहीं बढ़ा। क्या इसका साइज घट गया, नहीं घटा। जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। तो कहने का मतलब है कि आकार भी इसका जैसा का तैसा और आयतन भी इसका जैसा का तैसा, इसीलिए से कहेंगे ठोस। क्या कह देंगे, ठोस। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया। कहने का मतलब जिसका खुद का आकार हो, जैसे बोतला देख लीजिए, इस बोतल का खुद का आकार है गोलाकार, इसको आप जहाँ रखिएगा वहाँ इसका खुद का आयतन होगा, आयतन होगा, आयतन होगा कि नहीं होगा जी, आयतन होगा। तो इसे क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अब देखिए, जहाँ इसको हम इस अपने हथेली पे रखे हुए हैं, तो देखिए कि इतना दूर मेरा हाथ का जगह ही छेक लिया है, चोट्टा छेक लिया कि नहीं छेक लिया जी। जब ये छेक लिया है इतना दूर, तो क्या ये पदार्थ का डिफिनेशन बता रहा है, जो स्थान घेरता है, बिल्कुल। तो ये ठोस भी एक पदार्थ ही तो है, तो इसे बोलेंगे ठोस पदार्थ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा जी। इतना बुर्बक नहीं है आप लोग, बकलोल है ना, समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बकलोल सब नहीं है आप, है ना। खान सर बहुत बेहतरीन बोलते हैं कि बकलोल नहीं है सब, है ना। खैर हम भी जो है वो खान साहब के बहुत बड़े स्टूडेंट रहे हैं, है ना। अभी भी उनको जो है कि 7 नंबर हम हमेशा अभी भी उनसे पढ़ते हैं हम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, वो हमारे गुरु है, वो सबके गुरु है, वो बहुत बड़े हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि खान साहब जो है वो जो है कि 7th 8th 9th 10th 11th ये सब नहीं पढ़ाते हैं, है ना।
वो जो है कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कराते हैं कि आप यहाँ तक 12th इंटर BA हुए करके आइए एकदम यहाँ पे, अब बेहतरीन बन के आइए, तब आइए हम आपको अधिकारी बनाएंगे, है ना, दरोगा बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। अब पता चले कि शुरुआती इसमें चौपट हो गए हैं, जा रहे खान सर के पास, सर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो भी कुछ ना कर पाएंगे, बात समझ में। इसलिए सर बोलते हैं कि शुरू से अगर तुम्हारा बेस क्लियर है तो तुम बेहतरीन कर सकता है। आप देखते होंगे कि जो है कि जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे जो शहर के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई शुरुआती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है ना, वो शुरू से बहुत मेहनत करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 12 बहुत मेहनत करते हैं, और वो जब IAS या फिर जो है कि BPSC या फिर दरोगा या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो 1 से 2 बार में निकाल लेते हैं। इसके पीछे पता है रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो बोलते हैं कि मेरी शुरुआती पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। हम बहुत सारे ऐसे जो है कि जो IAS बने उनका हम इंटरव्यू सुनते हैं, तो जब हम उनका इंटरव्यू सुने तो उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में एक बात बोला कि हम शुरू से जो है वो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे। अब कहिएगा कि बहुत ऐसा था जो सर जी 12th फेल था वो IAS बन गया, तो एक आध दूगो बात समझिएगा। 100 में से अगर 12th फेल एक आदमी अगर IAS बन जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि 99 भी बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि ना। बाकी 99 का क्या, 99 शुरुआती से अच्छा पढ़ा हुआ है, और हम लोग इसी एक को लेके घूमते रहते हैं, अच्छा 12th फेल था बन गया हम भी बन जाए। शुरुआती पढ़ाई बेहतरीन रखिए, है ना, तो अब जाके आप बनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, लोग 7वां 8वां 9वां का तो वैल्यू नहीं देता है। बिहार में हम देखे हुए हैं गांव में 7वां का 8वां का 9वां का कोई वैल्यू नहीं है। अब बोलिएगा, अभी देखिएगा सरकारी स्कूल में जाकर बोलिएगा हम 8वां में फर्स्ट आया है, कहेगा भाई यहाँ से 8वां में फर्स्ट है, क्या करें हमारे फर्स्ट, उतना कोई वैल्यू नहीं, पूछबो नहीं करेगा कि 8वां में तुम फर्स्ट में फेल हुआ है। 9th में पूछबो नहीं करता, लेकिन 10th में सब पूछता है। क्यों? क्योंकि बिहार का मतलब सही मायने का पढ़ाई होता है 10th से। यही हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, सबसे बड़ा गड़बड़ हम लोग का यही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा पढ़ाई 10th से। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जो है वो हर बुक में आप देखेंगे सिलेबस में चीज़ें को ऐड की रहती है। सरकार को पता है कि जो कौन से क्लास के जो विद्यार्थी है उनको कौन सी चीज़ों को चाहिए, इसलिए वो हर क्लास में कुछ थोड़ा बताए रहते हैं। तो आपकी पढ़ाई अगर आपको बेहतरीन करनी है तो कम से कम 6 में अगर आप गड़बड़ा गए कोई दिक्कत नहीं, 7th लास्टली 7 से कम मत जाइए, या फिर 8 उससे कम गए तो मतलब गए आप। 7th 8 में आप अपना पढ़ाई को एकदम बूस्ट दीजिए, एकदम बेहतरीन कर लीजिए, और धीरे धीरे 7th पूरा बुक अच्छा से पढ़िए, है ना। 7th में हम 7th अभी पढ़ाते हैं, उसमें हम मैटर देखें, 7th में ज्योग्राफी का मैटर देखें, साइंस का मैटर देखें, बहुत बेहतरीन बातें लिखी गई है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे 7th का तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको एक 7th के स्तर पर बेहतरीन बच्चा बना देगा। 7th के स्तर पर एक बेहतरीन बच्चा, 8 में भी बहुत बेहतरीन चीज़ें जो आपको 8 के स्तर पर बेहतरीन बना देगा। अब देखिएगा कि कभी कभी जो होता है कि आप देखिएगा, कभी सुने हैं कि नहीं कि IAS का हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसको बोलेगा कि IAS का एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, या फिर IAS का तैयारी कर रहे हो, तो तुम 7वां से लेकर के 12th तक का NCERT का किताब पढ़ो। क्यों कहता है भाई, क्यों कहता है 7वां से NCERT किताब पढ़ने के लिए? क्योंकि पता है कि इसका बेस क्लियर नहीं है। तो हम लोग को क्या क्लियर करना है, बेस, यानी कि 7वां से ही बेहतरीन पढ़ाई, कोई दिक्कत। और जितने भी आसपास के मास्टर या फिर कहीं के भी कोई भी मास्टर हो यहाँ पे, है ना, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों को 7th से ही बेहतरीन पढ़ाई पढ़ाइए। एकदम उसको लगना चाहिए कि नहीं एकदम 7th में नहीं, हम लग रहा है कि एकदम बेहतरीन है। उनका जो सिलेबस है वही आप बेहतरीन तरीके से खत्म करके दिखाइए, वो बारूद हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद बिहार जो है अभी पीछे रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, मगध नहीं बना है, मगध बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ समझ में आया? भुला गए होंगे जी, बताते हैं। ठोस भी एक पदार्थ है, इसे कहेंगे ठोस पदार्थ। इसका खुद का आकार देखिए इतना बड़ा का है, इसका खुद का आयतन, जहाँ रखेंगे वहाँ जगह छेकेगा। तो ये हो गया। अब आते हैं द्रव्य में। द्रव्य में समझिए, द्रव्य में दोनों नहीं होता है, दोनों नहीं होता, मतलब एगो नहीं होता, सॉरी दोनों बोल दिएगा जी। ये देखिए, इसका खुद का आकार नहीं होता है, समझिएगा बात यहाँ पे, और इसका आयतन होता है, आयतन होता है। अब बोलिएगा ये क्या है सर? ये है, बहुत समझिए चीज़ों को। ये आकार नहीं कहने का मतलब है कि देखिए, ये बोतला में, ये जो बोतला था इसका खुद का आकार था, इसको जहाँ रखे वहाँ है, लेकिन इसके अंदर पानी भरा है, दिख रहा है। अगर इस पनिया को हम इसमें से निकाल के एक कटोरिया में रखें, गिर जाएगा जी, ओके, हाँ, इस कटोरी में रखें हम, देखिए ध्यान से, तो ये कटोरी का आकार ले लिया। कहने का मतलब है कि अगर इसको बोतल में डाल ले तो बोतल का आकार ले लिया, इसको हम नीचे फेंकेंगे तो जहाँ तुर फैल जाएगा वहाँ तक आकार ले लेगा। बात समझ में कुछ आया? इसको हम जहाँ रखेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। तो इसका मतलब इसका निश्चित आकार नहीं है, लेकिन इसका निश्चित आकार था, इसको आप जैसे रखेंगे वैसे ही था। पानी का निश्चित आकार नहीं, तो कहने का मतलब पानी क्या है? द्रव्य है। पानी क्या है बाबू? द्रव्य है। दूसरा आयतन है। अब ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी है, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, इसको इस बोतल में रखे तो यहाँ तक हो गया 1 लीटर हो गया, लेकिन इसका आकार अगर इसको हम डालेंगे गोल कटोरी में तो इसका आकार गोल हो जाएगा।
बड़का छीपा में डाल देंगे तो छीपा जैसा, कठरा में डाल देंगे तो कठरा जैसा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि 1 लीटर पानी आधा लीटर हो जाएगा, 250 हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आयतन है, आयतन है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया जी? तो आयतन इसका फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं। तो क्या आपको द्रव्य समझ में आया? तो इसे बोलेंगे द्रव्य पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है गैस। क्या है? गैस। इसका आकार भी नहीं होता है, आकार तो खैर है, तो नहीं, हटाइए इसको। इसका आयतन भी नहीं होता है, समझिए, ना आकार ना आयतन। अगर आप गैस देखे होंगे, गैस का मतलब धुआं, देहाती भाषा में समझिए, गैस का मतलब धुआं, धुआं समझिए, है ना। जितना भी आपने सुना होगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें तो है जी। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, गैसें तो है ना। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, गैसें तो है। गैस का मतलब हमारी आंखों से वो नहीं दिखता है ना। तो समझिए यहाँ पे इसका आकार नहीं होता। जैसे मान लेते हैं हम गैस, किसी को ले लेते हैं धुआं को, धुआं दिख रहा है थोड़ा बहुत तो धुआं ले लेते हैं। धुआं एक गैस है। धुआं क्या है बाबू? गैस है। अब उस धुआं को आप बताइए, उसको आप डिब्बा में बंद कीजिएगा ना, इतनी बुर धुआं को, तो पूरा डिब्बा में छाप जाएगा। जैसे ये पानी था, ये इतना पानी था, तो इसका फिक्स आयतन है, इसीलिए ये पनिया इतना ही रह गया है। अगर इसका आयतन फिक्स नहीं होता तो यह पनिया यहाँ ले छाप जाता। अगर इसी में आप धुआं इतनी ले रखे, मान लें कि इतना धुआं निकाल के आप यहाँ रख दे, तो क्या आपको लगता है कि धुआं इतना ही दूर रह जाएगा? नहीं, ये पूरा बोतल में फैल जाएगा, क्योंकि इसका आकार नहीं है और आयतन भी नहीं है, इसलिए पूरा बोतल में फैलेगा। कुछ समझ में आया? तो इसका ना ही आकार है ना ही आयतन है, उसे कहेंगे गैस। क्या कह देंगे? गैस। तो समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो इसे कहेंगे पदार्थ में आइए, फिर चाहिए यह पदार्थ। कौन सा पदार्थ? ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैस पदार्थ। अब आते हैं प्लाज्मा पदार्थ। अभी प्लाज्मा क्या है भाई? देखिए, प्लाज्मा ऐसा चीज होता है ना, जिसको आप मान लीजिए कि ये ठोस है ना, इसको लकड़ी मान लीजिए, तो प्लाज्मा एक ऐसा चीज है जो लकड़ी के जैसा इसे नहीं उठेगा, अब पानी के जैसा नहीं डगरेगा। जैसे पानी को अगर हम इसे डगरा दे रहे हैं तो पानी ढुलुक के से चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये गिलास है, क्या ही गिलास है यार? ये मान लीजिए ये गिलास है, इस गिलास में से हम पानी ऐसे डगरा दिए, तो जब पानी डगराएंगे तो डगरते डगरते जाएगा। अब मान लीजिए कि लकड़ी है, इसको हम हाथ से उठाएंगे तो लकड़ी उठ जाएगा। जैसे मारकर लकड़ी है, चाहे मारकर है, हाथ से उठ जा रहा है कि नहीं उठ जा रहा है? अब पानी डगराएंगे तो डगर जाएगा। तो ना ही ये जो लकड़ी के जैसा उठेगा और ना ही पानी के जैसा डगरेगा। अब बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो न उठ रहा है? जैसे देखिए, ये बोतल उठ गया कि नहीं उठ गया? उठ गया। तो ये क्या है? पदार्थ है। लेकिन इसमें का जो अंदर का पानी है उसको डगराएंगे तो डगर जाएगा। लेकिन ये जो है, ये ऐसे उठाइएगा तो नहीं उठेगा, और डगराइएगा इसे तो आपको लगेगा कि जैसे नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब ये पानी होगा, द्रव होगा, जैसे दौड़ जाएगा। तो नहीं, ये द्रव लेखा भी नहीं है कि जो डगर जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आखिर ये है क्या जो न लकड़ी के जैसा उठ रहा है, न पानी के जैसा बह रहा है? तो क्या है ये? तो ये समझिए, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। कैसा एग्जाम्पल देके आपको समझ में आएगा। ज्वालामुखी कभी देखे होंगे हैं? ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है वो लावा प्लाज्मा के जैसे रहता है। बहुत आदमी ज्वालामुखी ना देखा होगा, रुकिए बताते हैं। हाँ, पोटा जानते हैं? पोटा नाक में साथ में से मारता है, खिखारवा का जो होता है उसको देखिएगा, अगर आप उसको ऐसे उठाइएगा तो पानी के जैसा, लकड़ी के जैसा उठेगा नहीं, और उसको ऐसे बहाइएगा तो बहेगा भी, वही प्लाज्मा है। अब तो समझ में आ गया होगा। आजमाता है, देखिए कहाँ के जी, कहाँ के, ओ यही पर आ गया, आदमी से झाड़ देता है। तो वो जो है ना, वही प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। उसको ऐसे उठाइए, नहीं उठेगा नहीं, और उसको बहाइए, बहजो, नहीं बहेगा। उसी को कहते हैं प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका क्या बोल देंगे? ना ये उठता है बाबू, क्या बोल सकते हैं, ना लकड़ी के जैसे उठता है और ना ही क्या होता है, पानी के जैसे बहता है। जैसे ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत। जैसे सूरज, देखे होंगे कि नहीं? सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सूरज पूरी की तरह प्लाज्मा स्थिति में ही है। यानी कि अगर जैसे हम, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज, समझिएगा ध्यान से, ये सूरज, हालांकि सूरज बड़ा होता है लेकिन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइए, आप लोग समझदार है। ये सन है, सन, और ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये सन है। इस पे आदमी मान लो कि इसको खड़ा कर दिए, सुशीलवा को, सुशील है, लो इस पे खड़ा हो गया सुशीलवा, है ना, और इसके साथ ये संध्यावा है, लो ये भी खड़ा हो गए, तो सुशील संध्या खड़ा हो गया, है कि नहीं? तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, से खड़ा हो जाएंगे ये लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप। लेकिन जैसे इस सूरज पे इसको ले जाके खड़ा करेंगे दोनों गोरा को, अच्छा इसको केस बना देना, पृथ्वी से बड़का तो केस है इसका, तो इसका केस जब हम इसको खड़ा करेंगे सूरज पे, तो इस सूरज पे खड़ा नहीं होगा, हचाक से अंदर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? अंदर। कैसे जाएगा? हचाक से। कहाँ चल जाएगा? अंदर।
यानी कि सूरज पे आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा स्थिति में गुप्त चिन्ह अंदर जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे देखिए, जैसे पानी, अभी कभी देखिए पानी में अगर आप लात धरेंगे तो क्या पानी के ऊपर चढ़ा जाएंगे, भूल है आपका, दाएं से नीचा। सेम सूरज में भी अगर इस पर खड़ा होइएगा तो दाएं से नीचा, क्योंकि सूरज पूरा का पूरा प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा स्थिति में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्लाज्मा भी समझ में गया। अब बोस आइंस्टाइन क्या है? ये पदार्थ की जो है वो पांचवी अवस्था है। पदार्थ की कैसी अवस्था है? पांचवी अवस्था। अब ये पदार्थ की कहा कि भाई ये पांचवी अवस्था क्या है? तो एक बहुत शानदार व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या थे? सत्येंद्र नाथ बोस। भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इस चीज़ के बारे में पता लगाया। तो इन्होंने जा करके कहा कि हम इसको जाना है प्रसारित कर देंगे। तो पहले जो होता था ना, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते थे वो छोटे मोटे वैज्ञानिक को वैल्यू नहीं देते थे। कहते भाई बैठो बैठो, किसी काम करने बैठो बैठो, जाओ जाओ घर जाओ अपना काम करो। जितना आपने नाम सुना होगा न्यूटन का, आइंस्टीन का, ये सब वैज्ञानिक, आधा ही सबका खोज तो फर्जी है। फर्जी कहने का मतलब है कि दूसरा आदमी खोज के लिए आता था। समझ में आया? इसको बता देखिए ना, न्यूटन साहब ये चीज़ हम खोजे हैं, तो कहते थे किसी काम का नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, ये सब चक्कर मत पड़ो, किसी काम का नहीं, जाओ। और चल जाता था बेचारा। ऐसे फोन में पूछते थे न्यूटन, क्या इस पर कुछ काम कर रहे हो? तो नहीं, आप तो बोले कि नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। और 2-4 साल बाद देखते हैं कि गया, मर गया, बस ही ले आ जाते, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ हम खोज दिए, ये है। और कहता है भाई वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा है। हालांकि देखिए हम पूरा तथ्य रूप से ऐसा नहीं करें कि ऐसा ही था, लेकिन हमको जहाँ तक सुनने में है वैसा, ये हम कोई प्रमाणिक तौर पर नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मास्टर यही बोला था, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता था। तो बोस मतलब कहने का मतलब सत्येंद्र नाथ जो बोस जी थे वो गए, ये बात बताए पदार्थ के, देखिए पदार्थ के बारे में हमने ये चीज़ खोजा है। तो जो आइंस्टीन साहब थे उन्होंने कहा कि बेहतरीन चीज़ आपने खोजा है, चलिए इसको हम लोग प्रकाशित करते हैं। तो फिर इनके बारे में बताया गया, तब इसका नाम पड़ा सत्येंद्र नाथ बोस। तो उसका बोस ले लिया गया, बोस। और कौन थे वो? आइंस्टीन। तो उसका नाम ले लिया गया आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, है ना। कितने बेहतरीन आदमी थे आइंस्टीन। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी खोज है सत्येंद्र नाथ साहब, इसलिए पहले आपका नाम रहेगा बोस, अब बाद में मेरा नाम रहेगा आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन, है ना। पदार्थ की अवस्था के बारे में बताता है कौन? बोस आइंस्टीन। तो समझ में आ गया। ये किसके बारे में बताता है? तो कहिएगा पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। शायद ये पांचवी या चौथी अवस्था के बारे में बताता है, इतना क्लियर अब नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये पदार्थ की अवस्था, क्योंकि इसके बारे में क्लियर जानकारी अभी आया ही नहीं, ज़्यादा बड़े इसका स्तर पर जानकारी नहीं आया। तो आपको क्या भौतिक आधार पे पदार्थ का विभाजन समझ में आ गया? कौन कहता है कि साइंस भारी है? देखिए कितना ईजी सबको समझ में आ गया। तो बोलेगा कि ठोस जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं, जिसका क्या हो, खुद का आकार, खुद का आयतन। बोलेगा द्रव्य जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जिसका आकार नहीं हो लेकिन आयतन हो। गैस जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जिसका आकार आयतन दोनों ना। प्लाज्मा वही जो लकड़ी के जैसे उठे ना और पानी के जैसे बहे ना, है ना, सूरज में ज़्यादातर होता है। और बोस आइंस्टीन पदार्थ की अवस्था। अब बात करते हैं हम लोग तत्व, माने कि रासायनिक आधार पर। किसकी बात करते हैं? रासायनिक आधार पर समझिएगा बात। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है जो बिना किसी मिलावट के हो, यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है ये। कहता है कि देखिए भाई हम मिलावट से एकदम दूर रहते हैं, सख्त खिलाफ रहते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। इसमें क्या कोई मिलावट होता है? नहीं, कोई मिलावट नहीं होता है, अकेले रहता है ये। यौगिक, यौगिक में क्या होता है? मिलावट होता है। इस ससुरा क्या है? मिलावट वाला। यौगिक कैसा है? मिलावट। अब बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, मिलावट वाला है ये। अब मिश्रण का मतलब क्या है? भाई मिश्रण का मतलब नाम है कि मिक्स है, तो समझिए ये मिलावट नहीं होता इसमें, बिना मिलावट के। और इसके कितने भाग है समझिएगा? इसके 3 भाग है। ये बिना मिलावट के हैं और इसके 3 भाग है। इसी में आता है धातु, अधातु और उपधातु। कोई दिक्कत? ये तत्व में ही आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा धातु, अधातु, ये तत्व में ही आते हैं। आपने नाम सुना होगा 2 चीज का, बहुत बहुत खतरनाक। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। तो ये इसमें हो जाएगा कार्बनिक। किसमें? किसमें बाबू? यौगिक में। और एक हो जाएगा अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण में भी कितने भाग? 2 भाग। एक समांग मिश्रण, कैसा मिश्रण? और एक हो जाएगा विसमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण? विसमांग मिश्रण। अब कहेगा ये क्या क्या लिख दिया, हाली हाली बताइए जरा। तो अब इसको भी क्लियर करते हैं। ये होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। तत्व का मतलब होता है जो बिना मिलावट के हो। कैसा हो? बिना मिलावट के हो, इसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे धातु, धातु आपने नाम सुना होगा कि धातु किसे कहते हैं? तो आपने सुना होगा कि बहुत सारा ऐसा डिफिनेशन आता है जिसमें चमक हो, है ना, ये सब चीज़ें है। तो धातु जिसमें चमक हो, अधातु जिसमें चमक नहीं हो।
अब कहेंगे सर तो ये उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। दुनिया में मुश्किल से गिन के जो है 6-7 गो उपधातु होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो धातु है, समझ में आ गया, उपधातु और अधातु। अब होता है यौगिक। यौगिक दो भागों में, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। ये क्या है? तो कार्बनिक का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा मतलब समझना है तो समझिए, जिसको जलाने पे धुआं देता है। अगर इस मार्कर को जलाएंगे धुआं देगा कार्बनिक है। इंसान को जलाएंगे धुआं देगा कार्बनिक है। कपड़ा इस सटवा को खोल को जला दिए धुआं देगा कार्बनिक है। बोड़वा को उखाड़ के जला देंगे धुआं देगा कार्बनिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो धुआं ना दे वो क्या है? अकार्बनिक। तो बात समझ में यानी कि दुनिया का अधिकतर चीज क्या है? कार्बनिक। तो बहुत सिंपल है। अगला क्या है? मिश्रण, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। अब मिश्रण क्या है? देखिए मिश्रण है समांग मिश्रण और विसंगमांग मिश्रण। समांग मिश्रण, समांग मिश्रण का मतलब होता है वैसा मिश्रण जो एक दूसरे से मिल गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या था। जैसे मान लिया जाए कि इसमें पानी है, इसमें हम 10 ग्राम नमक मिला दिए, तो क्या आप बता पाएंगे इस पानी में कितना नमक मिला है? नहीं बता पाएंगे। तो इसे कहेंगे समांग मिश्रण। आप बता नहीं पा रहे हैं तो क्या बताएंगे? समांग मिश्रण। चाहे इसमें अगर 50 ग्राम चीनी भी मिला देंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कितना ग्राम चीनी मिला है। चीनी दिखबो नहीं करेगा, इसमें नमक दिखबो नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं समांग मिश्रण। अब विसमांग मिश्रण क्या है? विसमांग मिश्रण ऐसा है जिसको आप मिलाइएगा तो दिखेगा ये मिलाया है। जैसे मान लीजिए कि जैसे दाल देखेंगे तो अरहर दाल, मसूर दाल, तो दोनों अलग होता है शायद। हाँ, अरहर दाल जो होता है पीला होता है, मसूर दाल लाल होता है। तो हम अरहर दाल से लिए और मसूर दाल से लिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो दिख जाएगा मिलेले है इसमें। देखो ये अरहर है, ये मसूर है। तो इसे कहेंगे विसमांग मिश्रण। जैसे कभी नाली उली देखेंगे अपना घर का, तो नाली उली देखिएगा तो इसे चाहिएगा नाली से काच लीजिएगा इसे हाथ में, और नाली से काच के इसे उठा लीजिए और उस नाली में देखिएगा तो नाली का मिश्रण कैसा है? विसमांग मिश्रण। उसको देखिएगा कीड़ा में तैर रहा है ऐसे कर करके, है ना? ऐसे छोड़िएगा गिर जाएगा, छोड़िएगा नहीं, इसको पकड़ रहिएगा। कीड़ा उसमें तैर रहा है, प्लास्टिक पड़ल है, शैम्पू का जो है फेन जा रहा है, बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको आंख से देखने को मिल जाएगी। तो ये तो मिश्रण है, बिल्कुल है, लेकिन कैसा है? विसमांग। कैसा मिश्रण है? विसमांग। असमांग मिश्रण जो पता न चले, विसमांग मिश्रण जो पता चले, तो कितना ईजी है। यही पूरी केमिस्ट्री है, यानी कि यही चीज़ आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी। ये तो हम एक ही क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए पूरा केमिस्ट्री का। यही चीज़ आप जाइएगा आगे, आपको पदार्थ के बारे में और चीज़ें डिटेल से पढ़ने को मिलेगी। फिर आपको ठोस के बारे में पढ़ने को मिलेगी, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, बोस-आइंस्टीन, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है ना? ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में ही पढ़नी है और यही एक एक करके मास्टर पढ़ाता है ना? और पूरा केमिस्ट्री खत्म करता है। देखिए 1 घंटे की क्लास में आपको पूरा केमिस्ट्री समझा दी। रिवीजन करना कितना अच्छा। अगर हम ऐसा नोट्स बना ले तो क्या एक घंटे तो क्या बहुत 10-20 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे इसको। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से हम एक नोट्स बनाए, तो आपको दिख रहा होगा नोट्स, है ना? अब बोलेंगे मास्टर लेके घूमता है, जरूरी है नोट्स, है ना? हम कोई जो है कि बड़ा मास्टर नहीं है कि पूरा चीज़ हमको दिमाग में हर चीज़ याद रहेगा। तो थोड़ा बहुत आदमी भूलता है तो देख लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको समझ में आना रहता है। तो किस प्रकार से नोट्स बना हुआ है, और इसमें जो है कि शॉर्ट नोट्स है ना, ताकि एक क्लास में जो आपको याद कर सके। आप नोट्स को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से केमिस्ट्री का ये नोट्स है। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो क्या आपको समझ में आया? तो साइंस पढ़ने का कितना सिंपल सा तरीका है कि चीज़ों को एक एक करके बहुत ही ध्यान से और आसान भाषा में समझ ले। तो क्या आपको साइंस समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक हमको लगता है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होगी। तो क्या साइंस समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, तो बहुत बेहतरीन तरीका से। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से ऐसे ही साइंस, हर चीज़, हर टॉपिक जो है आपका साइंस में इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कितने रुपये में? मात्र 450 रुपये में। हमारे जो है कि सर हैं, उनका एक नारा है, और वो क्या है नारा? वो नारा ये है कि एजुकेशन में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है उसमें पैसा कभी बाधा ना बने। इसलिए बहुत सारे बच्चे साइंस 2 कारणों से नहीं लेते हैं। पहला कारण ये है कि उनको लगता है कि भाई साइंस का फीस बहुत ज़्यादा है, उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं बढ़िया। दूसरा, उसको लगता है कि साइंस बहुत हार्ड है, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपसे हो पाएगा, आप ही से हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपसे हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 450 रुपये और ये 400 रुपये। देखिए एक बहुत बड़े बेहतरीन आदमी है, अभी शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं, IAS अधिकारी हैं, शायद 1990 बैच के वो IAS ऑफिसर है, बहुत बेहतरीन है। उन्होंने एक बात बोली है कि IAS बनना, IPS बनना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लड़का बोलता है कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपको बनना चाहिए वैज्ञानिक। सच बता रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, मैं ऐसे बोले वो, आपको बनना चाहिए वैज्ञानिक।
आपको बनना चाहिए इंजीनियर, आपको जो बनना चाहिए वो बेहतरीन प्रोफेसर, ये सब चीज़ आप बनिए, है ना, ताकि देश को आप आगे लेके जाइए। आज आप देखेंगे कि भारत के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत छोड़ के जा रहे हैं, वो अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं, ब्रिटेन की नागरिकता ले रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसलिए तो भारत पिछड़ रहा है चीज़ों में। आज मिशन उशन आज हम बहुत कम भेज रहे हैं, नहीं है कि नहीं, क्योंकि सारे वैज्ञानिक तो चल गए वहाँ दूसरा दूसरा देश। क्यों चले गए, क्यों भारत में नहीं रह रहे? रीजन है, पहला बात तो साइंस पढ़ना बहुत कम आदमी चाहता है, और साइंस पढ़ लिया तो इंटर पढ़ लिया तो छाती पीट, हो इंटर पढ़ लिए साइंस, दोबारा साइंस ना लेंगे, बाप रे बहुत हार्ड था, बीए में तो मतलब ग्रेजुएशन में तो बीए कर लेंगे, आर्ट्स कर लेंगे, बीए मतलब बीए हुए समझते हैं कि नहीं समझते जी, बहुत ईजी है। देखिए लड़का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। देखिए बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एक होता है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। वही बतवाए, कहने का मतलब है अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से करें तो आप बीए कहलाइएगा, ग्रेजुएशन आप साइंस से करें तो बीएससी कहलाइएगा, और ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से करें तो बीकॉम कहलाइएगा। तो लोग पता है कि बीएससी कर रहे हैं तो गांव का आदमी डरा जाता है, अरे बहुत बड़का पढ़ाई पढ़ रहा है, बहुत बड़का पढ़ाई नहीं, ग्रेजुएशन कर रहा है साइंस से। लड़का ना लेता है ग्रेजुएशन में साइंस, क्यों? इसी डर से कि ना लेंगे। और तो जब साइंस उतना नहीं पढ़ पाएगा तो क्या वैज्ञानिक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जो लोग बन भी जाते हैं उनको भारत सरकार अच्छा नहीं रख पाती। मतलब कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक है ना उनका जीवन बड़ा सादा होता है। सादा मतलब समझते, साधारण सिंपल सा जीवन, वो ज़्यादा चक्कर पकड़ में नहीं रहते हैं कि पूरा एकदम, ऐसा नहीं, एकदम साधारण जीवन रहते हैं। लेकिन जा क्यों रहे इसके पीछे रीजन है कि जो वैज्ञानिकों की सैलरी भारत देती है ना बहुत ही कम देती है, कहता है कि पैसा बहुत कम, सुरक्षा उतना नहीं दे पाता, वो इज्जत उनको उतना नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब है कि विधायक, कितना शर्म की बात है हमारे देश में कि एक विधायक को हम लोग एक बेहतरीन घर देते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इज्जत तो विधायक को इतना मिलता है जितना वो यमराज है, उतना ज़्यादा इज्जत मिलता है विधायक को एक, जबकि वैज्ञानिक को उतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है। आप वैज्ञानिक है वो, वैज्ञानिक को आप कम से कम सिक्योरिटी अच्छे लेवल का प्रोवाइड करवाइए, उसका जो सैलरी है वो बेहतरीन दीजिए, उसका बेहतरीन घर दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, वो कभी भारत छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा भारत छोड़ के। एक बहुत बेहतरीन जो वैज्ञानिक बने जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम साहब, नाम सुने होंगे, भारत को परमाणु बम देने में उनका सबसे बड़ा योगदान है कि नहीं? आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं होते तो भारत के पास परमाणु बम नहीं होता, और भारत के पास परमाणु बम नहीं होता तो पाकिस्तान डेक्ची वाला जो देश है, डेक्ची कहने का मतलब डेक्ची छोट चीज़ होता है, उतना बराबर देश हो, हम लोग को आज आंख दिखाता, हम लोग को परमाणु बम मारने की धमकी देता। परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रही है उसके पास, भारत के पास भी है परमाणु बम। किसका देन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। कलाम साहब को नासा से ऑफर आया था कि आइए कलाम साहब आप इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं, वहाँ भारत में क्या कर रहे हैं, कितना पैसा देबे करता है, आइए आपको पैसा देंगे, बढ़िया सिक्योरिटी देंगे, बढ़िया चीज़ देंगे, आइए आप यहाँ पे। कलाम साहब कहेंगे पगला उगला है का जी, भारतीय हैं हम, क्या है भारतीय, और राष्ट्र से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, और हम अपने राष्ट्र को छोड़ के नहीं जा सकते। कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब भारत का गर्व था, गौरव था भारत का कि एक बार में अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा प्रधानमंत्री और एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा राष्ट्रपति एक बार में भारत में था। ऐसा सौभाग्य भारत को कभी दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा प्रधानमंत्री और क्या नाम था इनका जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जैसा राष्ट्रपति एक बार देखने को मिला, ऐसा नहीं मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु बम बन रहा था तो लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप परमाणु बम बना तो रहे हैं, परमाणु बम अगर फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया तो अमेरिका बर्बाद कर देगा देश को, आपका सत्ता चला जाएगा, आप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, भारत की बेइज्जती होगी और अमेरिका हम पर न जाने कितने प्रतिबंध लगा देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कुछ नहीं, देश है तो है, भले मेरी सत्ता कल चली जाए, भले मैं कल रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा ये देश रहना चाहिए, मेरा ये राष्ट्र रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस समय साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बने थे, उनके बाद में बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये जो परमाणु बम का जिम्मा आपने उठाया है ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में, जो करना है आप वो कीजिए, सारी पावर्स हम आपको दे रहे हैं। सोचिए एक वैज्ञानिक को सारा पावर देश का दे दिया गया, कितना बड़ा बात है। कहा कि जब आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम आपको देंगे, बस भारत को आप परमाणु शक्ति देश बना दीजिए। 1998 में, मई 1998 में भारत परमाणु शक्ति देश बना, यानी कि मई 1998 में भारत परमाणु शक्ति देश बना, और एपीजे अब्दुल कलाम ने बेहतरीन काम करके परमाणु बम बना कर दिया भारत को, है ना। अमेरिका पगला गया था कि भारत परमाणु बम बना लिया, कहा कि बन गया,
टेंशन न लीजिएगा। आप लोग का डिमांड होगा तो परमाणु बम का एक वीडियो जो है बेहतरीन तरीका से बता देंगे कि आखिर कैसे बना परमाणु बम, है ना। अमेरिका पगलाइल था कि परमाणु बम कैसे बना लिया भारत, जबकि अमेरिका का सैटेलाइट था भारत पे कि परमाणु बम बनाने न पाए, एकदम एक एक इंच देखता था। अमेरिका के सैटेलाइट को आप हल्का में नहीं लीजिएगा, वो सैटेलाइट भले अंतरिक्ष में है, टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि आपके घड़ी में कै बज रहा है वो वहाँ से देख के बता देगा। सोचिए कितना पावरफुल है कि आपके घड़ी का टाइम बता दे रहा है। मेरे पास तो नहीं है जी, मतलब समझिए यहाँ पे घड़ी का आपका टाइम बता दे रहा है, तो समझिए कितना पावरफुल वो सैटेलाइट है, कुछ भी देख सकता है वो, समझ रहे हैं। और उस स्थिति में उतना बड़ा परमाणु बम का परीक्षण करना वाकिल काबिल तारीफ था किनके, एपीजे अब्दुल कलाम। और केवल एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों उसमें उनका साथ दिया। तो कहने का मतलब है कि बेहतरीन पढ़ाई पढ़िए, शुरू से बहुत बेहतरीन पढ़िए, और साइंस एकदम ईजी भाषा में आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। साइंस आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ ही गया होगा। और हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, है ना। अभी बड़ा फेमस एक डायलॉग आपने सुना होगा कि दुनिया झुकती है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए, है कि नहीं है। अभी खान साहब ने ये बात बोली है कि बीपीएससी झुक नहीं रहा था ना जी, झुका कि नहीं झुका, झुक गया यहाँ पे, तो वही बेहतरीन डायलॉग है। तो दुनिया झुकती है, उसे झुकाने वाला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आपको साइंस समझ में आ गया। तो डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर को, है ना, स्टार्ट होगा आपको 12th आर्ट्स 9 बजे सुबह से, मात्र 400 रुपये, और 12th साइंस 3 बजे से मात्र 450 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही देते हैं। जय हिंद, है ना, और राष्ट्र सबसे बड़ा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।